हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 8 तारीख तक। कब से लेकर 5 5 से लेकर 5, 6, 7, 8 की। ठीक है। अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने भी डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। अमेरिका पहले ही बाहर निकल चुका था, अब अर्जेंटीना भी बाहर निकल गया है। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ से नाता तोड़ा। डब्ल्यूएचओ की नीतियों, विशेष रूप से कोविड-19 प्रबंधन पर असहमति। प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति जेवियर मेलई, विदेश मंत्री गेरार्डो वर्थेनियन, प्रवक्ता मैनुअल एडोर्नी। इसमें सिर्फ इतना काम का है कि कौन सा देश अमेरिका को छोड़कर बाहर निकल गया है। अर्जेंटीना। अमेरिकी प्रभाव डोनाल्ड ट्रंप के डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने के फैसले का अनुसरण। कानूनी अड़चनें। डब्ल्यूएचओ सदस्यता अर्जेंटीना के कानून का हिस्सा है, कांग्रेस की मंजूरी जरूरी। स्वास्थ्य प्रभाव। चिकित्सा आपूर्ति और डब्ल्यूएचओ कार्यक्रमों तक पहुंच प्रभावित होने की आशंका। डब्ल्यूएचओ के बजट पर प्रभाव। नगण्य वित्तीय असर। अर्जेंटीना का वार्षिक योगदान मात्र $8 मिलियन। वैश्विक चिंताएं। अन्य देशों के भी डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की संभावना। संगठन की विश्वसनीयता पर असर। घरेलू प्रतिक्रिया क्या है। विशेषज्ञों और विपक्ष की आलोचना। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक में शीर्ष 25 देशों में होगा भारत। भारत का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स एलपीआई में शीर्ष 25 में शामिल होगा। एलपीआई रैंक वर्तमान और लक्ष्य 38वां 2024, शीर्ष 25 2030। प्रमुख सरकारी पहल। पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स गति। वृद्धि दर 8.8% प्रति वर्ष। अनुमानित बाजार आकार 2029 तक $484.43 बिलियन। लॉजिस्टिक लागत में कमी का लक्ष्य। जीडीपी के 13 से 14% से घटकर सिंगल डिजिट 2030 तक। बुनियादी ढांचा निवेश 11.17 लाख करोड़, 434 परियोजनाएं। सुधार के लिए प्रमुख क्षेत्र। ऊर्जा, खनिज, सीमेंट, बंदरगाह संपर्क, उच्च यातायात, गलियारे। यातायात समय में कमी 66%। हाई स्पीड सड़कों, हाइपर लूप, नए हवाई अड्डों के माध्यम से। भारत की वैश्विक आर्थिक रैंकिंग 2026। जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद। बदल गया जोमेटो का नाम। जो खाना पीना मंगाने की कंपनी है जोमेटो, उसका नाम बदलकर कंपनी ने एटर्नल रख दिया है। जोमेटो मूल फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म जो अपने मौजूदा ब्रांड नाम से काम करता रहेगा। ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स यूनिट जो मिनटों में किराना और आवश्यक वस्तुएं डिलीवरी करता है, एटर्नल के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिर हाइपर प्योर बी टू बी सप्लाई चेन बिजनेस जो रेस्टोरेंट्स को रसोई का सामान, ताजी उपज और पैकेट्स उत्पाद उपलब्ध कराता है। डिस्ट्रिक्ट लाइव इवेंट्स और लॉजिस्टिक्स बिजनेस जो मनोरंजन, कंसर्ट्स और सांस्कृतिक आयोजनों पर केंद्रित है। आरबीआई ने सुरक्षित डिजिटल बैंक के लिए बैंक.इन और फिन.इन लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा और ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन नेम नाम जारी करने की घोषणा की है। अब भारतीय बैंकों के लिए बैंक.इन और गैर वित्तीय संस्थानों एनबीएफसीज के लिए फिन.इन डोमेन निर्धारित किया गया है। यह घोषणा आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक में की गई। इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी को कम करना, फिशिंग हमलों को रोकना और सुरक्षित वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा देना है। बैंक.इन और फिन.इन डोमेन क्यों जरूरी हैं? डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के कारण साइबर धोखाधड़ी, फिशिंग हमलों और नकली वित्तीय वेबसाइटों में वृद्धि हुई है। कई जालसाज नकली बैंकिंग वेबसाइट बनाकर ग्राहकों को ठगने और संवेदनशील वित्तीय जानकारी चुराने की कोशिश करते रहते हैं। इस खतरे को कम करने के लिए आरबीआई ने सभी वित्तीय संस्थानों के लिए विशिष्ट डोमेन नाम शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे ग्राहकों और व्यवसायों के लिए सुरक्षित डिजिटल पहचान सुनिश्चित की जा सके। बैंक.इन और फिन.इन डोमेन की प्रमुख विशेषताएं। बैंक.इन डोमेन भारतीय बैंकों के लिए। सभी पंजीकृत भारतीय बैंकों की आधिकारिक वेबसाइट अब बैंक.इन डोमेन के तहत होगी। अप्रैल 2025 से बैंक.इन के लिए पंजीकरण शुरू होंगे, जिन्हें आरबीआई नियंत्रित करेगा। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी
IDRBT इस डोमेन का विशेष रजिस्टर होगा। फिनिशिंग हमलों को रोकने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और डिजिटल बैंकिंग में विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा, fin.in डोमेन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, NBFCs, फिनटेक फर्म और अन्य वित्तीय संस्थान fin.in डोमेन का उपयोग करेंगे। यह डोमेन वैध वित्तीय कंपनियों को नकली वेबसाइटों से अलग करने और वित्तीय लेन देन की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा। fin.in के क्रियान्वयन की समय सीमा चरणबद्ध तरीके से घोषित की जाएगी। साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान पर प्रभाव, डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को मजबूत करना। नए डोमेन सिस्टम से बैंक और वित्तीय संस्थान साइबर धोखाधड़ी और फिनिशिंग हमलों से सुरक्षित रहेंगे। ग्राहक किसी भी बैंक की वेबसाइट की प्रामाणिकता बैंक.in डोमेन से आसानी से सत्यापित कर सकेंगे। ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में विश्वास बढ़ाना, सुरक्षित डोमेन नामों के माध्यम से ग्राहक डिजिटल लेन देन बिना धोखाधड़ी के डर से कर सकेंगे। जो डिजिटल लेन देन है बिना धोखाधड़ी के डर से कर सकेंगे। वित्तीय संस्थाएं RBI की साइबर सुरक्षा नीतियों का पालन सुनिश्चित कर सकेंगी। सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करना, विशेष डोमेन से सही बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदाताओं की पहचान करना आसान होगा। यह पहल भारत में डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशनों को एक सुरक्षित और मानकीकृत वातावरण प्रदान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय कार्ड लेन देन के लिए 2 स्तरीय प्रमाणीकरण AFPA बैंक.in और fin.in डोमेन के साथ साथ RBI ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन लेन देन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन AFA लागू करने की योजना बनाई है। AFA अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? AFA एक सुरक्षा उपाय है जिसमें ऑनलाइन लेन देन के दौरान एक अतिरिक्त सत्यापन चरण आवश्यक होता है। भारत में घरेलू ऑनलाइन भुगतान के लिए AFA पहले से अनिवार्य है, जिससे डिजिटल लेन देन सुरक्षित रहता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन लेन देन में भारतीय कार्डों पर AFA लागू नहीं था, जिससे धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती थी। AFA से सुरक्षा कैसे बढ़ेगी? अब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में भी AFA अनिवार्य किया जाएगा। यह विदेशी व्यापारी AFA सक्षम होगा तो भारतीय ग्राहकों को एक अतिरिक्त प्रमाणीकरण चरण पूरा करना होगा। इस नए नियम के लिए RBI जल्द ही मसौदा परिपत्र ड्राफ्ट कैरिकुलर जारी करेगा और हितधारकों से सुझाव मांगेगा। निष्कर्ष, भारतीय रिजर्व बैंक की यह पहल डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। विशेष रूप से बैंक.in और fin.in डोमेन से ग्राहकों के लिए वैध वित्तीय संस्थानों की पहचान करना आसान होगा, जिससे साइबर धोखाधड़ी में कमी आएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कार्ड लेन देन में AFA लागू करने से भारतीय कार्ड धारकों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। यह कदम डिजिटल लेन देन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की। हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती पर पायलट परियोजना शुरू की। पायलट परियोजना की शुरुआत 24 जनवरी को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को लेकर स्वीकृत। सहयोगी संस्थान चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉक्टर YS परमार उद्यानिक विश्वविद्यालय नौनी। वैश्विक मान्यता, भांग को औषधीय, औद्योगिक और कृषि उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर बढ़ती स्वीकृति मिल रही है। ऐतिहासिक संदर्भ 1985 में NDPS अधिनियम के तहत प्रतिबंध से पहले हिमाचल में भांग की खेती आम थी। अवैध खेती अब भी जारी। औद्योगिक और औषधीय लाभ, भांग का उपयोग रेशे, बीज और कैनाबिनॉइड्स में किया जाता है और इसका वैश्विक बाजार $1 ट्रिलियन का है। स्थानीय समर्थन, संत राम जैसे कार्यकर्ताओं ने भांग की खेती को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया है। सांस्कृतिक प्रभाव, पारंपरिक रूप से भांग का उपयोग रेशे और खाद्य पदार्थों में किया जाता था, लेकिन 1990 के दशक में मनोरंजक उपयोग बढ़ा। वैश्विक प्रवृत्तियां, यूरोपीय अमेरिकी देश जो कभी भांग पर प्रतिबंध लगाते थे, अब इसकी कानूनी खेती बढ़ावा दे रहे हैं। भविष्य की संभावना, यदि पायलट परियोजना सफल होती है तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चिंताओं का समाधान भी आवश्यक होगा। के बालासुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। के बालासुब्रमण्यम सिटी बैंक इंडिया के नए प्रमुख नियुक्त किए गए। नई नियुक्ति, के बालासुब्रमण्यम को इंडिया सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख बनाया गया। अनुमोदन आवश्यक
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी के अधीन किसे रिपोर्ट करेंगे? अमोल गुप्ते, एशिया साउथ प्रमुख और बैंकिंग प्रमुख। पूर्ववर्ती अशोक हुल्लर। अशोक हुल्लर की नई भूमिका वैश्विक संपत्ति प्रबंधन जैम के सह प्रमुख और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्लोबल ऑपरेटिंग कमेटी के सदस्य। खुल्लर का कार्यकाल कार्यकाल 2019-2025 के बीच सिटी बैंक इंडिया को निवेश बैंकिंग और M&A में शीर्ष स्थान दिलाया। सिटी बैंक का बयान, भारत सिटी बैंक के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। बाला सुब्रमण्यम से बैंक की नेतृत्व क्षमता और विकास को मजबूत करने की उम्मीद। बाला सुब्रमण्यम का अनुभव, सिटी बैंक में 20 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव, विभिन्न उद्योगों और बाजारों में विशेषज्ञता। शैक्षिक योग्यता, वाणिज्य स्नातक, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, कॉस्ट अकाउंटेंट ICWA। आयुष मंत्रालय का शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष अभियान शुरू। शतावरी के स्वास्थ्य लाभों के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत। अभियान का नाम शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए। उद्घाटनकर्ता श्री प्रताप राव जाधव, आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। समर्थक अधिकारी वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव आयुष मंत्रालय डॉक्टर महेश कुमार दजीच, CEO NMPD। उद्देश्य शतावरी के औषधीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। संबंधितता भारत के 2047 तक विकास के लिए पंचपर्ण लक्ष्य के अनुरूप। वित्तीय सहायता 18.9 लाख पात्र संगठनों के लिए आवंटित। सरकारी योजना औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना। औषधीय लाभ महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना। आर्थिक प्रभाव हर्बल खेती और औषधीय पौधों की सतत खेती का प्रोत्साहन। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति 2025 की मुख्य बातें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति MPC ने 5 से 7 फरवरी 2025 तक अपनी 53वीं बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने की। इस बैठक में डॉक्टर नागेश कुमार, श्री स्वागत भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर राजीव रंजन और श्री M राजेश्वर राव ने भाग लिया। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के आर्थिक रुझानों का मूल्यांकन करने के बाद MPC ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट BPS की कटौती करने और तटस्थ मौद्रिक नीति ने न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस बनाए रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन नियंत्रण, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को संतुलित रखने की आरबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति 2025 की प्रमुख घोषणाएं। रेपो दर में कटौती, रेपो दर को 25 आधार अंक BPS घटाकर 6.25% कर दिया गया है। इसका उद्देश्य उधारी को सस्ता बनाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अन्य प्रमुख दरों में बदलाव। रेपो दर में कटौती के बाद आरबीआई ने अन्य महत्वपूर्ण दरों को भी समायोजित किया। स्थायी जमा सुविधा SDF दर 6% नई दर है। सीमांत स्थायी सुविधा MS दर 6.5% है। बैंक दर 6.5%। तटस्थ मौद्रिक नीति रुख। आरबीआई ने तटस्थ रुख बनाया है जिससे भविष्य में किसी भी आर्थिक स्थिरता के अनुसार नीतियों को समायोजित किया जा सके। मुद्रास्फीति लक्ष्य और आर्थिक वृद्धि। उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI मुद्रास्फीति को 4% कम ज़्यादा 2% के दायरे में बनाए रखने का लक्ष्य है। सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि को संतुलित रूप से बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित। आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति का आउटलुक। वैश्विक आर्थिक रुझान। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि औसत से कम बनी हुई है, जिससे भारत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। प्रमुख चुनौतियां अस्थिर वैश्विक मुद्रास्फीति, भू राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों में अनिश्चितता, अमेरिकी डॉलर की मजबूती से वित्तीय बाजारों में अस्थिरता। भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक GDP वृद्धि दर 6.7% रहने की संभावना। त्रैमासिक GDP वृद्धि दर पूर्वानुमान 2025-26 तिमाही GDP वृद्धि दर प्रतिशत में। Q1 अप्रैल-जून 2025 में 6.7%, Q2 जुलाई-सितंबर 2025 7%, Q3 अक्टूबर-दिसंबर 2025 6.5%, Q4 जनवरी-मार्च 2026 6.5%। संभावित आर्थिक जोखिम। भू राजनीतिक अस्थिरता जैसे रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व तनाव। व्यापार नीतियों में संरक्षणवाद, टैरिफ और निर्यात प्रतिबंध। अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में उतार चढ़ाव, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता।
मुद्रास्फीति रुझान अक्टूबर 2024 में 6.2% के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद नवंबर-दिसंबर 2024 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट आई। इस गिरावट के कारण सब्जियों की कीमतों में कमी, कोर मुद्रास्फीति, कोर इन्फ्लेशन स्थिर, ईंधन क्षेत्र में मूल्य गिरावट। त्रैमासिक सीपीआई मुद्रास्फीति पूर्वानुमान 2025-26 Q1 4.5%, Q2 4%, Q3 3.8%, Q4 4.2%। सामान्य मानसून और अच्छी रबी फसल उत्पादन से खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने की उम्मीद। हालांकि वैश्विक अस्थिरता और ऊर्जा मूल्य अस्थिरता संभावित जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। मौद्रिक नीति निर्णयों का औचित्य। मुद्रास्फीति में कमी से दर कटौती का समर्थन। एमपीसी ने मुद्रास्फीति में निरंतर गिरावट को देखते हुए नीतिगत दर कटौती की सिफारिश की। खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट और पूर्व नीतिगत उपायों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। आर्थिक विकास का समर्थन आवश्यक। वर्तमान आर्थिक विकास दर पिछले वर्ष की तुलना में कम है। रेपो दर में कटौती से ऋण लेना और निवेश करना आसान होगा। निजी खपत को बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था की रिकवरी तेज होगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रति सतर्कता। अस्थिर वित्तीय बाजार और व्यापारिक नीतियों में बदलाव के कारण आरबीआई सतर्क रहेगा। मौसमी घटनाओं का भी कृषि उत्पादन और मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ सकता है। लचीलेपन के लिए तटस्थ नीति रुख। अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार भविष्य में नीतिगत समायोजन की संभावना बनी रहेगी। आगामी एमपीसी बैठकें। एमपीसी बैठक के मिनट्स का प्रकाशन 21 फरवरी 2025। अगली एमपीसी बैठक 7 से 9 अप्रैल 2025। आरबीआई की भविष्य आर्थिक परिस्थितियों की बारीकी से निगरानी करेगा और आवश्यकता अनुसार मौद्रिक नीति में समायोजन करेगा। रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। एक युग का अंत। रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से संन्यास लिया। अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 2010 टेस्ट, 2014 में वनडे। कुल टेस्ट मैच कितने खेले? 40। शतक और अर्धशतक 3 शतक 6 अर्धशतक। वनडे मैच 5। प्रथम श्रेणी मैच 142। प्रथम श्रेणी रन 7169। आईपीएल टीमें किंग्स 11 पंजाब, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस। विशेष उपलब्धि आईपीएल फाइनल्स में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। अंतिम मैच रणजी ट्रॉफी 2025 बंगाल बनाम पंजाब। विशेष सम्मान बंगाल टीम द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर। केंद्रीय बजट 2025-26 परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को क्या मिलेगा? केंद्रीय बजट जो 2025 और 2026 भारत की परमाणु ऊर्जा रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा के रूप में परमाणु शक्ति को प्राथमिकता दी है। इसे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का आधार बनाया है। विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह पहल जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मिशन में घरेलू परमाणु क्षमताओं का विकास, निजी क्षेत्र की भागीदारी और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों जैसे कि स्मॉल मॉड्यूल्स रिएक्टर्स का अनुसंधान शामिल होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा से जुड़ी प्रमुख घोषणाएं। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया है जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर भारत को ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के तहत नीतिगत सुधार, विधेयी संशोधन और बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश किया जाएगा। स्मॉल मॉड्यूलर्स रिएक्टर्स का अनुसंधान और विकास। सरकार ने 20,000 करोड़ का बजट एसएमआर्स के अनुसंधान और निर्माण के लिए आवंटित किया है। 2033 तक 5 स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआर को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। एसएमआर की उत्पादन क्षमता 30 मेगावाट से 300 प्लस मेगावाट तक होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादन संभव होगा और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी। यह तकनीक भूमि की कमी, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी और विधेयी सुधार। सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम एटॉमिक एनर्जी एक्ट और परमाणु क्षति हेतु सिविल दायित्व अधिनियम सिविल लिएबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में संशोधन करने जा रही है। निजी कंपनियों को भारत स्मॉल रिएक्टर्स के विकास में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इन सुधारों से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। भारत स्मॉल रिएक्टर्स की स्थापना
220 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स विकसित किए जाएंगे जो औद्योगिक क्षेत्रों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। यह स्टील, एल्यूमीनियम और धातु उद्योगों के लिए उपयुक्त होंगे। निजी कंपनियां भूमि, शीतलन जल, कूलिंग वाटर और पूंजी निवेश प्रदान करेंगी, जबकि परमाणु ऊर्जा निगम एनपीसीआईएल डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण और संचालन की निगरानी करेगा। अन्य उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों का विकास। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क नए प्रकार के परमाणु रिएक्टरों पर काम कर रहा है, जिनमें कौन कौन से शामिल हैं। हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर्स हाइड्रोजन उत्पादन के लिए विकसित किए जा रहे हैं। मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स थोरियम पर आधारित है और भारत के समृद्ध थोरियम संसाधनों का उपयोग करने में सहायक होंगे। ये उन्नत रिएक्टर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में योगदान देने के लिए आवश्यक हैं। परमाणु क्षेत्र क्षमता का विस्तार। भारत की परमाणु क्षमता 8,180 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की योजना बनाई गई है, जिससे 2031-32 तक पूरा किया जाएगा। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 10 नए रिएक्टर 8,000 मेगावाट क्षमता स्थापित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के कोवाडा प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका के सहयोग से 1,208 मेगावाट के 6 रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हाल की उपलब्धियां। 19 सितंबर 2024 को राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की यूनिट 7 ने क्रिटिकलिटी प्राप्त की, जो स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। झाड़गुड़ा खदानों में नए यूरेनियम भंडार की खोज हुई, जिससे यह संसाधन अगले 50 वर्षों तक उपलब्ध रहेगा। काकार पार गुजरात में 700 मेगावाट PHWR रिएक्टर की पहली 2 इकाइयों वाणिज्यिक रूप से चालू हो चुकी हैं। सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता। भारत के परमाणु संयंत्र कड़े सुरक्षा मानकों और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के तहत संचालित होते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। सरकार का लक्ष्य नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना और स्वच्छ, सुरक्षित और स्थायी ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। क्या अमेरिकी मिशन ब्लू घोस्ट? क्या है अमेरिकी मिशन ब्लू घोस्ट? ब्लू घोस्ट लैंडर एक अत्याधुनिक अंतरिक्षयान है, जिसे फायरफ्लाई एयरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना और चंद्र अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। यह लैंडर नासा के लूनर सरफेस ऑपरेशन प्रोग्राम और आर्टेमिस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा पर मानव उपस्थिति स्थापित करना और वहां दीर्घकालिक खोज के लिए आधार तैयार करना है। ब्लू घोस्ट लैंडर क्या है? ब्लू घोस्ट लैंडर चंद्र अन्वेषण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। यह न केवल चंद्रमा की सतह पर उतरने में सक्षम है, बल्कि वैज्ञानिक उपकरणों और प्रयोगों को वहां तैनात करने का भी कार्य करेगा। यह मिशन चंद्रमा के संसाधनों, भूविज्ञान और सतह की परिस्थितियों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही यह चंद्र अन्वेषण में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है, जिससे भविष्य में और अधिक वाणिज्यिक कंपनियां अंतरिक्ष अभियानों में भाग ले सकेंगी। ब्लू घोस्ट लैंडर की प्रमुख विशेषताएं। लैंडिंग तकनीक। यह लैंडर उन्नत लैंडिंग तकनीकों से लैस है, जिससे यह चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सटीक लैंडिंग कर सके। चंद्रमा की कठिन और विषम भूभाग वाली सतह पर उतरने के लिए उच्च सटीकता वाली नेविगेशन प्रणाली का उपयोग किया गया है, ताकि वैज्ञानिक उपकरणों को सुरक्षित रूप से उतारा जा सके। पेलोड क्षमता। ब्लू घोस्ट लैंडर कई वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाने की क्षमता रखता है। इसमें रोवर्स, अनुसंधान उपकरण और तकनीकी परीक्षणों के लिए आवश्यक भार ले जाने की सुविधा है। यह विभिन्न प्रकार के अनुसंधान और प्रयोगों के लिए एक बहुप्रयोजी अंतरिक्ष यान के रूप में काम करेगा। स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी। यह लैंडर पूरी तरह स्वायत्त ऑटोनॉमस रूप से संचालित हो सकता है, यानी चंद्रमा पर उतरने के बाद यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने कार्य कर सकता है। यह स्वायत्त नेविगेशन और निर्णय लेने की क्षमताओं से लैस है, जिससे ये पेलोड की तैनाती, डाटा संग्रहण और अन्य मिशन आधारित कार्यों को स्वतः पूरा कर सकता है। वैज्ञानिक उपकरण। ब्लू घोस्ट लैंडर चंद्रमा की सतह, भूगर्भ और संसाधनों का अध्ययन करने के लिए विशेष वैज्ञानिक उपकरणों में से सुसज्जित है। यह चंद्रमा के पर्यावरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण डाटा एकत्र करेगा, जिससे भविष्य के मानव मिशनों की आधारशिला रखी जा सकेगी। ब्लू घोस्ट लैंडर का मुख्य उद्देश्य नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का समर्थन, तकनीकी परीक्षण और नवाचार, चंद्र विज्ञान को बढ़ावा देना। इसके महत्व क्या हैं? चंद्र अनुसंधान को बढ़ावा देना, भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए आधार तैयार करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। निष्कर्ष क्या है?
ब्लू घोस्ट लैंडर चंद्र अन्वेषण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि चंद्रमा पर मानव बसाहट की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करेगा। साथ ही यह मिशन अंतरिक्ष में निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी और नवाचार क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। इसके सफल प्रक्षेपण से भविष्य में चंद्रमा और अन्य ग्रहों की खोज के लिए नए द्वार खुलेंगे, जिससे अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। गोपाल विट्ठल को जीएसएमए बोर्ड का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गोपाल विट्ठल 3 फरवरी 2025 को जीएसएमए बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त। नाम गोपाल विट्ठल। जोस मारिया एल्वारेज प्लेट के इस्तीफे के बाद पदभार ग्रहण किया। उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भारती एयरटेल। नया पद जीएसएमए बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष। इस्तीफा जोस मारिया एल्वारेज प्लेट। अध्यक्ष सीईओ टेलीफोनिका ने पद छोड़ा। जीएसएमए बोर्ड की भूमिका 2025-26 कार्यकाल के लिए डिप्टी चेयर चुने गए। जीएसएमए प्रतिनिधित्व वैश्विक स्तर पर 1100 प्लस कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। जीएसएमए का प्रभाव दूरसंचार उद्योगों में नीतियों को आकार देना, नवाचार को बढ़ावा देना। कार्यकाल 2025-2026 के कार्यकाल के लिए डिप्टी चेयर के रूप में पुनः निर्वाचित। जीएसएमए सदस्यता दूरसंचार सेवा प्रदाता, मोबाइल उपकरण निर्माता, सॉफ्टवेयर कंपनियां, इंटरनेट कंपनियां। पूर्व भूमिका 2019-2020 कार्यकाल के दौरान जीएसएमए बोर्ड में सेवा दी। जीएसएमए की भूमिका वैश्विक दूरसंचार नीतियों और तकनीकों में सहयोग व समर्थन। भारत ने पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा के साथ जैव चिकित्सा अनुसंधान को मजबूत किया। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा फरीदाबाद हरियाणा के ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI में उद्घाटन। मुख्य व्यक्तित्व डॉक्टर राजेश गोखले, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के महानिदेशक, जिन्होंने उद्घाटन का नेतृत्व किया। सुविधा का उद्देश्य संक्रामक रोगों पर अनुसंधान, वैक्सीन विकास और चिकित्सीय परीक्षण। सहयोगी समझौता THSTI ने संयोक्ता न्यू मिंडेस प्रोबायो स्टूलिस्कल्स प्राइवेट लिमिटेड साथ लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटस के व्यवसायीकरण के लिए समझौता किया। गर्भ INI दृष्टि डेटा रिपोजिटरी 12,000 प्लस गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और प्रवास उत्तर माताओं का डाटा संग्रह। डाटा का अनुप्रयोग मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल परिणाम हेतु। सुविधा का स्थान ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद हरियाणा। भारत में नया अनुसंधान फेरेट मॉडल का उपयोग श्वसन रोग अनुसंधान और महामारी की तैयारी के लिए। रेपो दर और रिजर्व रेपो दर क्या है, इनके बीच में अंतर, मानदंड और रेपो दर, और फिर इधर आ जाएगी हमारी रिजर्व रेपो दर। परिभाषा रेपो दर वो होती है जिस पर ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, और रिवर्स रेपो दर ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। आरबीआई उधारदाता के रूप में कार्य करता है। रिजर्व रेपो दर आरबीआई उधारीकृत के रूप में कार्य करता है। रेपो दर आरबीआई उधारदाता और वाणिज्यिक बैंक उधारीकर्ता। आरबीआई इसमें उधारीकर्ता और वाणिज्यिक बैंक उधारदाता होता है। उद्देश्य मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति प्रतिबंधित करना, उधारी की लागत पर प्रभाव डालना। रिजर्व रेपो दर अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन करना, बैंकों से अधिशेष फंड अवशोषित करना। आर्थिक प्रभाव रेपो दर घटाने से उधारी को बढ़ावा मिलता है, बढ़ाने से उधारी कम होती है। उच्च रिजर्व रेपो दर तरलता घटाती है, उधारी दरें बढ़ाती है। ब्याज अर्जन आरबीआई बैंकों को दी गई उधारी पर ब्याज प्राप्त करता है। आरबीआई बैंकों से ली गई उधारी पर ब्याज चुकाता है। वित्तीय बाजारों में भूमिका वित्तीय तनाव के दौरान तरलता प्रदान करता है, बाजार से अधिशेष तरलता अवशोषित करता है। मौद्रिक नीति में भूमिका आर्थिक गतिविधि को उत्तेजित करने के लिए विस्तारात्मक उपकरण, अतिरिक्त तरलता अवशोषित करने और मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए संकुचनात्मक उपकरण। जीएमआर एयरपोर्ट्स संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हुआ। जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड GAL ने यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC में शामिल होने की घोषणा की। GAL ने मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी मामलों पर UNGC के 10 सिद्धांतों को स्वीकार किया। सतत विकास की
प्रतिबद्धता, जीएएल ने व्यवसाय संचालन में यूएन के 10 सिद्धांतों को एकीकृत करने का वचन दिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ क्रिस्टोफ स्नेलमैन ने सतत विकास प्रेरित लक्ष्यों के साथ तालमेल बनाने पर जोर दिया। ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन, जीएमआर एयरपोर्ट्स को यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणित किया गया। यात्री वृद्धि, जीएल ने फिस्कल ईयर 24 में 121 मिलियन से अधिक यात्रियों की सेवा की। अंतर्राष्ट्रीय संचालन, जीएल दिल्ली, हैदराबाद, गोवा, मेडन इंडोनेशिया में एयरपोर्ट संचालित करता है। विस्तार की योजना है भोगापुरम, विशाखापट्टनम और क्रीट, ग्रीस में। तकनीकी सेवाएं, जीएल मकतान सेम्बू इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिलीपींस को सेवाएं प्रदान करता है। साउथ इंडियन बैंक ने उद्यमों के लिए स्टार्टअप चालू खाते शुरू किए। दक्षिण भारतीय बैंक एसआईबी ने भारत में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बैंक ने 2 विशिष्ट स्टार्टअप करंट अकाउंट उत्पाद लॉन्च किए हैं, जिनमें एसआईबी बिजनेस स्टार्टअप करंट अकाउंट और एसआईबी कॉर्पोरेट स्टार्टअप करंट अकाउंट शामिल हैं। ये अकाउंट्स उद्यमियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। स्टार्टअप्स के लिए बैंकिंग को सरल बनाने में मदद करते हैं ताकि वे अपने व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ये अकाउंट्स स्टार्टअप्स को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे वे प्रशासनिक समस्याओं के बजाय व्यापार में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इन खातों की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 3 वर्षों तक शून्य न्यूनतम बैलेंस। ये अकाउंट्स शुरुआती वित्तीय संकटों के समय स्टार्टअप्स के लिए बैलेंस बनाए रखने की चिंता के बिना काम करने की सुविधा प्रदान करते हैं। असीमित निःशुल्क आरटीजीएस और एनईएफटी लेन देन। ये खाते स्टार्टअप्स को डिजिटल चैनलों के माध्यम से अनलिमिटेड फ्री आरटीजीएस और एनईएफटी ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है। प्रीमियम डेबिट कार्ड, इन खातों के धारकों को प्रीमियम डेबिट कार्ड मिलता है, जिसमें एयरपोर्ट लाउंज जैसी विशेष सुविधाएं शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना और एसआईबी को उन व्यवसायों के लिए एक प्रमुख बैंक के रूप में स्थापित करना है जो कुशल और लागत कुशल बैंकिंग समाधान की तलाश में है। यूएनएचआरसी से अलग हुआ अमेरिका। यूएनएचआरसी क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिलिंग। न्यूज़ में क्यों है? ट्रंप ने यूएन मानवाधिकार परिषद से अमेरिका को बाहर निकाला। यूएनआरडब्ल्यूए के लिए वित्त पोषण को रोका। यूएन एजेंसियों में अमेरिकी वित्त पोषण और भागीदारी की समीक्षा की। विड्रॉल फ्रॉम ह्यूमन राइट काउंसिलिंग। अमेरिका अब वोटिंग सदस्य नहीं लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में बना हुआ है। यूएनआरडब्ल्यूए को अमेरिकी सहायता निलंबित। एंटी अमेरिकन पक्षपाती के आरोपों के कारण यूनेस्को में अमेरिकी भागीदारी की समीक्षा। ग्लोबल रिएक्शंस। यूएन अधिकारियों और अधिकार समूहों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं। अमेरिकी प्रभाव कमजोर होने का डर। क्रिटिसिज्म ऑफ यूएन एफिशिएंसी। ट्रंप ने गाजा और यूक्रेन जैसे वैश्विक संघर्षों को हल करने में यूएन की विफलता की आलोचना की। यूएस फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के बजट का 22% प्रदान करता है, जब सबसे बड़ा योगदानकर्ता। आईओबी कार्बन आउटिंग के लिए वैश्विक साझेदारी में शामिल हुआ। भारतीय ओवरसीज बैंक आईओबी ने स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स पीसीएएफ के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह कदम बैंक की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें वह अपनी वित्त पोषित गतिविधियों से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और खुलासा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल के साथ आईओबी न केवल वित्तीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अपने को संरेखित कर रहा है, बल्कि भारत के नेट जीरो भविष्य की ओर यात्रा में अपनी भूमिका भी मजबूत कर रहा है। पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स पीसीएएफ क्या है? पीसीएएफ एक वैश्विक पहल है जो वित्तीय संस्थानों को उनकी वित्त पोषण गतिविधियों से संबंधित कार्बन उत्सर्जन को मापने और खुलासा करने में मदद करती है। इस साझेदारी का उद्देश्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए कार्बन पदचिह्नों को ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए एक मानकीकृत तरीका तैयार करना है। पीसीएएफ में शामिल होकर आईओबी एक ग्लोबली मान्यता प्राप्त जीएचजी लेखांकन पद्धति को अपना रहा है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में योगदान करता है। आईओबी की प्रतिबद्धता भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? आईओबी का पीसीएएफ में शामिल होने का निर्णय भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में शुरुआती अपनाने वालों में इसे शामिल करता है, जिससे अन्य संस्थानों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होता है। यह कदम
बैंक की जलवायु जोखिमों को संबोधित करने की प्रतिबद्धता और भारत की हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में योगदान को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे वित्तीय उद्योग स्थिरता पर अधिक ध्यान दे रहा है, आईओबी की इस वैश्विक पहल में भागीदारी यह साबित करती है कि वह केवल मुनाफे से परे जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेतृत्व का इस कदम पर क्या कहना है? आईओबी के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने बैंक की स्थिरता को अपनी कार्यप्रणाली में एकीकृत करने की मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहल केवल उत्सर्जन को घटाने के बारे में नहीं है, बल्कि बैंक की वित्तीय गतिविधियों को भारत के व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के बारे में है। श्रीवास्तव के अनुसार यह कदम आईओबी की भूमिका को मजबूत करेगा, जिससे एक स्थिर भविष्य की दिशा में मदद मिलेगी और देश के हरित परिवर्तन का समर्थन होगा। बाकी यहाँ पर भी सब कुछ यही इसी बारे में है। इसरो ने आईआईटी हैदराबाद में फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया। इसरो ने फीस्ट 2025 एक अद्यतन संस्करण फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर फीस्ट सॉफ्टवेयर का अनावरण आईआईटी हैदराबाद में NAFED 08 के दौरान किया। इसे VSSC द्वारा विकसित किया गया है और यह महंगे विदेशी सॉफ्टवेयर का स्वदेशी विकल्प प्रदान करता है। इसे गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन NGLV परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है। इसरो ने FEA पर एक पुस्तक भी प्रस्तुत की और प्रभा CFD सॉफ्टवेयर की आगामी लॉन्च की घोषणा की। कार्यक्रम 8वां राष्ट्रीय फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स FEAST उपयोगकर्ता मीट। आयोजक कौन है? इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC और IIT हैदराबाद। फीस्ट डेवलपर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC इसरो। फीस्ट 2025 संस्करण अकेडमिक छात्रों के लिए प्रीमियम, SME के लिए प्रोफेशनल, बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए। इसरो अभियानों में उपयोग गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, नेक्सेट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV सॉफ्टवेयर उपलब्धता विंडोज़ और लिनक्स। इसरो VSSC वेबसाइट पर फ्री ट्रायल। नई इसरो पहल प्रभा स्वदेशी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स CFD सॉफ्टवेयर। शैक्षिक पहल पुस्तक इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस VSSC और LPSC के विशेषज्ञों द्वारा लिखित डॉक्टर सोमनाथ और डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर द्वारा संपादित। NAFED 08 में प्रतिभागी 250 प्लस विशेषज्ञ अकेडमी, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों से। मेजबान संस्थान IIT हैदराबाद, राज्य IIT हैदराबाद, संस्थान तेलंगाना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रावंत रेड्डी, तेलंगाना के गवर्नर जितेंद्र देव वर्मा। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर V नारायण, VSS निदेशक डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। IICA CMAI ने डिकार्बनाइजेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय कॉर्पोरेट मामले के संस्थान IICA और कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMAI ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 4 फरवरी 2025 को IICA CMAI मास्टर क्लास ऑन ग्लोबल एंड इंडियन कार्बन मार्केट्स के उद्घाटन सत्र के दौरान घोषित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, मुख्य अतिथि के अनुरूप उपस्थित रहे। उन्होंने बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और सतत ऊर्जा समाधानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जो भारत के आर्थिक और पर्यावरणीय भविष्य को आकार देने में मदद करेंगे। साझेदारी का उद्देश्य यह सहयोग भारत के कार्बन बाजार को सुदृढ़ करने, उद्योग पेशेवरों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों को विशेषज्ञता प्रदान करने पर केंद्रित होगा। IICA और CMAI संयुक्त रूप से प्रशिक्षण, अनुसंधान, नीति, वकालत और ज्ञान साझा करने पर कार्य करेंगे, जिससे भारत को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था, लो कार्बन इकोनॉमी की ओर ले जाने में मदद मिलेगी। समझौते के मुख्य बिंदु, रणनीतिक महत्व, भारत के कार्बन बाजार पारिस्थितिकी तंत्र, कार्बन मार्केट इकोसिस्टम को मजबूत करना, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण रणनीतियों और नेट जीरो लक्ष्यों को समर्थन देना, कार्बन ऑफसेट तंत्र में विशेषज्ञता रखने वाले कॉर्पोरेट पेशेवरों की एक कुशल टीम विकसित करना। प्रमुख घोषणाएं और अंतर्दृष्टि। श्री नितिन गडकरी ने जोर दिया बायोफ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता, जो भारत को सतत विकास की ओर ले जाएगी। हाइड्रोजन उत्पादन लागत को $1 प्रति किलोग्राम तक लाने का लक्ष्य है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी हाइड्रोजन निर्यातक बन सके। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF अलायंस की शुरुआत, जो हरित विमानन को बढ़ावा देगा। अन्य विशेषज्ञों के विचार। डॉक्टर गरिमा दीदीज, IICA
कार्बनाइजेशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया जो कॉरपोरेट विशेष पेशेवरों को प्रशिक्षित करेगा। श्री मनीष डबकारा CMAI के अध्यक्ष प्रशिक्षण, अनुसंधान और जागरूकता के महत्व पर जोर दिया जिससे डिकार्बोनाइजेशन में तेजी लाई जा सके। श्री हर रोहित कुमार CMAI महासचिव, नीति, वकालत और शिक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता बताई ताकि भारत का कार्बन बाजार विकसित हो सके। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र IICA और CMAI हम निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्बन बाजार, सतत वित्त, सस्टेनेबल फाइनेंस, निम्न कार्बन औद्योगिक समाधानों पर पाठ्यक्रम, संयुक्त अनुसंधान, डिकार्बनाइजेशन रणनीतियों और कार्बन ट्रेडिंग तंत्र पर अध्ययन, कार्यशालाएं और सम्मेलन, उद्योग हितधारकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देना, नीति वकालत, भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियामक ढांचे और नीतियों को समर्थन देना। IICA CMAI मास्टर क्लास ऑन ग्लोबल एंड इंडियन कार्बन मार्केट्स। पहले दिन की मुख्य बातें, 70 दिन से अधिक पेशेवरों, कॉरपोरेट, PSU, सरकारी निकाय, दूतावासों ने भाग लिया। केस स्टडी चर्चा शिवांगी वशिष्ठ IICA के नेतृत्व में आयोजित हुई जिससे भागीदारी बढ़ी। विशेष सत्र ERM इंडिया के मैनेजिंग पार्टनर द्वारा संचालित। दूसरे दिन का फोकस अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों पर सत्र और वे भारत की जलवायु कार्य योजना में कैसे योगदान दे सकते हैं। संगठनों के बारे में, भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान IICA कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वास्थ्य संस्थान, ESG पर्यावरण सामाजिक शासन, CSR सतत विकास, सतत वित्त, जैव विविधता संरक्षण, ESG ऑडिट आदि में विशेषज्ञता रखते हैं। कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMAI डिकार्बनाइजेशन और नेट जीरो ट्रांजिशन पर केंद्रित एक उद्योग समूह, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और नीति आयोग के साथ मिलकर नीति वकालत पर कार्य करता है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने CCL 2025 के लिए कर्नाटक बुलडोजर्स के साथ साझेदारी की। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग CCL 2025 के लिए कर्नाटक बुलडोजर्स के साथ सह प्रायोजक को स्पॉन्सर के रूप में साझेदारी की है जो 8 फरवरी 2025 से शुरू हो रही है ताकि सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा सके। एयरटेल पेमेंट्स बैंक एक डिजिटल प्रथम बैंक जो सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग समाधान प्रदान करता है। कर्नाटक बुलडोजर्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग CCL की एक टीम। CCL 2025 प्रारंभ तिथि 8 फरवरी 2025। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की पहल, फेस मैच AI आधारित सुरक्षा, फ्रॉड अलार्म धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं जागरूकता के लिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। सेलिब्रिटीज क्रिकेट लीग फिल्म उद्योग की हस्तियों द्वारा खेली जाने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की CMO शिल्पी कपूर, कर्नाटक बुलडोजर्स के COO मुखिया देवांगी। महाराष्ट्र में देश की पहली AI यूनिवर्सिटी। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित होगा। परियोजना, महाराष्ट्र में भारत का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना। उद्देश्य, AI अनुसंधान, नवाचार, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना। टास्क फोर्स नेतृत्व IT विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कार्य करेगी। प्रमुख सदस्य, IIT मुंबई, IIT मुंबई, IIM मुंबई, गूगल इंडिया, महिंद्रा ग्रुप, L&T, MITY, राजीव गांधी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। मुख्य फोकस क्षेत्र, AI अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, कौशल प्रशिक्षण, नीति निर्माण, वैश्विक AI नेतृत्व। वर्तमान स्थिति, टास्क फोर्स गठित, 2 बैठकें संपन्न, रोड मैप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रभाव, महाराष्ट्र को वैश्विक AI हब के रूप में स्थापित करना, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना और AI आधारित आर्थिक विकास को गति देना। भारत मालदीव सैन्य अभ्यास एक्विरेन द्विपक्षीय रक्षा को मजबूत करना। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरेन का 13वां संस्करण 2 से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव में आयोजित किया जा रहा है। यह द्विवार्षिक अभ्यास बारी बारी से भारत और मालदीव में होता है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उद्घाटन समारोह 2 फरवरी 2025 को मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के आधिकारिक समग्र प्रशिक्षण केंद्र माफिलापुशी, मालदीव में आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में
मेजर जनरल इब्राहिम हल्मी प्रमुख, मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स। भारत के उच्चायुक्त जी बालासुब्रमण्यम उपस्थित रहे। उनकी भागीदारी ने इस अभ्यास की द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने, रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित की है। एक्विवरन अभ्यास के बारे में। एक्विवरन शब्द मालदीव की दिवही भाषा मित्र फ्रेंड्स को दर्शाता है। यह अभ्यास 2009 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच सैन्य साझेदारी को मजबूत करना है। बाकी इसमें इतना खास कुछ भी नहीं है। एक बार ये देख लेते हैं अभ्यास। एक्विवरन भारतीय सेना और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स नवीनतम संस्करण 13वां संस्करण है। फरवरी 2025 मालदीव। प्रथम 2009 में। कथा भारतीय नौसेना MNDF का नौसैनिक विंग। छठा संस्करण 4 जून 2023 से 3 जुलाई 2023 मालदीव में। 2017 में पहले हुआ था। शील्ड भारतीय नौसेना MNDF और श्रीलंकाई नौसेना। प्रथम संस्करण 2021 वर्चुअल अभ्यास है, 2021 में हुआ था। दोस्ती भारतीय और मालदीव श्रीलंका के तटरक्षक बल। 16वां संस्करण 22 से 25 फरवरी 2024 माले मालदीव में हुआ था। 1991 श्रीलंका 2012 में शामिल हुआ। 1991 में शुरू किया गया था। DRDO IIT हैदराबाद ने बड़े क्षेत्र में एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली का अनावरण किया। DRDO IIT हैदराबाद ने लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का अनावरण किया, विकसित किया गया। DIACOE IIT हैदराबाद, DRDO, DRDL और उद्योग भागीदारी द्वारा प्रयुक्त तकनीक पाउडर आधारित डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन। निर्माण क्षमता 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 3 मीटर। भारत की सबसे बड़ी में से एक है। मुख्य घटक रॉकेट घटक और बड़े धातु भाग। निर्माण उपलब्धि 1 मीटर लंबा धातु घटक सफलतापूर्वक निर्मित किया गया। तकनीकी विशेषताएं लेजर और ब्लोन पाउडर DED तकनीकी दक्षता बढ़ाने की ड्यूल हेड्स। उद्योग पर प्रभाव रक्षा और एयरोस्पेस के लिए बड़े पैमाने पर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को सक्षम बनाना। DRDO के अध्यक्ष की प्रतिक्रिया भारत के विनिर्माण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मान्यता प्राप्त। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।